नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। और जितने भी साथी ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है उपसर्ग। हमने संधि के पार्ट 3 तक हमने प्रश्नोत्तरी की थी। हमने लगभग 75 प्रश्नों को लाइव आपके सामने रखे थे। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और उसी के निमित्त हम आज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उपसर्ग। मित्रों, उपसर्ग अगर कहा जाए तो शब्दों के पूर्व में जुड़ने वाला एक शब्दांश है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, इस पार्ट का आप आनंद लीजिएगा और अधिक से अधिक मित्रों तक इस प्रश्नोत्तरी को पहुंचाने का दायित्व आप सबका है। तो आइए आज की हमारी इस लाइव प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। आप सभी का स्वागत है। सभी का नाम लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर मैंने नाम नहीं लिया है, आप सबका नाम मैंने ले लिया है। आप सबके कमेंट में देख रहा हूं। ठीक है मित्रों, हम चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए, आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है उपसर्ग पार्ट 1, इसका पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने, उपसर्ग होते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न है। उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब आप देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है शब्दों का समूह, तीसरा ऑप्शन है वाक्यांश और चौथा ऑप्शन है शब्दांश। है ना, आप जल्दी से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है शब्दों का समूह, तीसरा है वाक्यांश और चौथा है शब्दांश। जैसा कि अभी अभी मैंने बोला था कि उपसर्ग जो हैं वो होते हैं या किससे आगे जुड़ते हैं और क्या होते हैं, वो मैंने बता ही दिया था और आप भी अच्छा उत्तर बता ही रहे हैं। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन हमारा सही है, शब्दांश होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि एक शब्द है एक और इसके आगे हमने एक शब्दांश जोड़ा प्रति। ठीक है, और एक नवीन शब्द का निर्माण हुआ और वो शब्द कौन सा है, प्रत्येक। तो ये जो है वो शब्द नहीं है, एक शब्दांश है, क्योंकि इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, है ना, ये शब्दांश कहलाता है। लेकिन ये जो है वो क्या है, एक शब्द है जिसका अपने आप में एक अर्थ है। तो शब्द के पूर्व में जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है उपसर्ग जुड़ते हैं। बहुत सामान्य सा प्रश्न, देखिएगा, उपसर्ग जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जुड़ते हैं। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने लाया हूं और आप जरूर इस अच्छे से उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है शब्द के आगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शब्दांश के आगे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है शब्द के पूर्व में और चौथा ऑप्शन कह रहा है शब्दांश के पूर्व में। मित्रों, बहुत छोटा सा प्रश्न है और उपसर्ग की समझ को विकसित करने वाला प्रश्न है। बहुत अच्छा, आप उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। अधिकांश मित्र बता रहे हैं कि शब्द के आगे। ऐसा हम स्वाभाविक रूप से बताएंगे ही, लेकिन आप देखिए जब हम इस तरह से बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमसे गलती हो गई। इस ऑप्शन पर बहुत सारे मित्र जा रहे हैं, यह ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर आप देखें तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो यह ऑप्शन सही नहीं है। अब आप देखिए, मैं कहता हूं आज हम, ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां डैश 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 छोड़ा तो प्रायः हम क्या कहेंगे कि आगे बताइए, आगे बोलिए, आगे लिखिए। अब इस आगे का मतलब यहां तो क्या हुआ, जिसको हम पीछे कह रहे हैं, समझना। और उपसर्ग के संदर्भ में हम अगर कहते हैं कि शब्द के आगे जुड़ते हैं तो मान लीजिए ये शब्द है, ठीक है, ये जय, एक शब्द लिख लिया। ठीक है मित्रों, अब इस जय के आगे अगर कहते हैं तो अगर आप देखिए अभी जो हमने एक वाक्य जो लिखा है उसमें तो आगे इधर हुआ, ये आगे, इसको भी हम आगे बोलते हैं। ठीक है, और अभी हम चाहते हैं कि उपसर्ग के संदर्भ में आगे हम किधर समझें, इधर समझें। तो ये आगे शब्द जो है वो तकनीकी रूप से ठीक नहीं है। बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखी है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, शब्द के पूर्व में,
है ना। पूर्व का मतलब हमेशा, पहले या पूर्व में, हमेशा इधर ही होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आगे शब्द को लेकर दो तरह की बातें हो जाती है, जैसे मैं बता रहा हूं और आप बोलेंगे कि हाँ सर अभी आप बोल रहे थे, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। तो आगे का अर्थ तो एक प्रकार से यहां हम समझें तो पीछे की तरफ भी हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है शब्द के पूर्व में। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले प्रश्न हैं, उपसर्ग की समझ को विकसित करने वाले प्रश्न हैं। बहुत अच्छा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा, तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग जुड़ने पर निर्मित शब्द होते हैं। यह भी आप देखिए बहुत बेसिक प्रश्न है, मूल प्रश्न है ना। और यह कह रहा है कि किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग जुड़ने पर, अब मैंने यहां आगे नहीं लिखा, क्या लिखा है, पूर्व में जुड़ने पर निर्मित शब्द होते हैं। अब आप देखिए, उत्तर दीजिएगा। संधि, समास, तीसरे ऑप्शन में 1 व 3 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग जब किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं तो जो शब्द बनते हैं वो किस प्रकार के शब्द बनते हैं। क्या केवल संधि शब्द बनते हैं, या केवल समास बनते हैं, या दोनों ही बनते हैं, या कोई नहीं। तो आप देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा है, तीसरा जो है इसका सही उत्तर है। जिन मित्रों ने प्रश्न नंबर 3 का तीसरा ऑप्शन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। ये समझ को विकसित करने वाला प्रश्न है। चलिए मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उपसर्ग के संबंध में सत्य कथन है। उपसर्ग के संबंध में सत्य कथन है। अब आप देखिए, आपको सत्य कथन ढूंढना है, उत्तर तो आपको देना ही है। आप तैयार हो जाइए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन कह रहे हैं उपसर्ग शब्द होते हैं। चलिए, फिर दूसरा कहा जा रहा उपसर्ग स्वतंत्र होते हैं। तीसरा उपसर्ग किसी शब्दांश के पूर्व में जुड़ते हैं। और चौथा कहा जा रहा है उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। अब हम वापस से ध्यान देंगे कि हमें यह देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है उपसर्ग के संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है। ध्यान रखना मित्रों, जब मैं उपसर्ग पढ़ाऊंगा तो ये सारी तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा। अभी केवल आपके पूर्व ज्ञान का टेस्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है, वो फिर से अपने आप को इन प्रश्नों के माध्यम से वापस से उस टॉपिक से जोड़ेंगे और आपने कितना अवबोध किया है उसका मूल्यांकन भी हो जाएगा साथ साथ में। इसलिए, और जो साथी उपसर्ग के बारे में ज्यादा नहीं जानते, कोई बात नहीं, है ना, हम सीखेंगे। लेकिन एक बार आप समझें तो सही कि किस किस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं और हमें कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो उपसर्ग शब्द होते हैं, ये बात तो सत्य नहीं है, ये तो असत्य है, ये तो असत्य बात हो गई। ठीक है, उपसर्ग स्वतंत्र होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि उपसर्गों का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो तो परतंत्र होते हैं। फिर देखिए उपसर्ग किसी शब्दांश के पूर्व में जुड़ते हैं, ये भी असत्य है ना, ये भी असत्य है। तो फिर आप देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ये सत्य है। और ये कह रहा है कि उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है कि उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कोई चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छी संख्या में मित्र जुड़े हुए हैं और मुझे जितने साथी जुड़े हुए हैं उनको देखकर प्रसन्नता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और मेरी वाहवाही हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं मन से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि दूर दराज में जितने भी मित्र बैठे हुए हैं और जिनको मेरी वाणी से समझ में आती है ये हिंदी, बस वो सब लोग अगर जुड़े रहेंगे तो इस चैनल की सार्थकता है। देखिए मित्रों, 5वां प्रश्न हमारे सामने है, मूलतः उपसर्ग के कितने स्रोत या भेद माने जाते हैं। मूलतः ध्यान दीजिएगा, मूलतः उपसर्ग के कितने स्रोत या भेद माने जाते हैं। अब इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा मतांतर हो सकता है, फिर भी आप लोग अपनी ओर से उत्तर दीजिएगा। कुछ साथी उत्तर दे रहे हैं कि 4 होते हैं, कुछ साथी उत्तर दे रहे हैं 3 होते हैं। तो हम जब इस तरह का प्रश्न आए तो प्रायोरिटी वाइज हम 3 कहें, है ना। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद जो है वो क्या है, पहला भेद देख लीजिएगा। उपसर्गों का जो पहला भेद है वो होता है तत्सम उपसर्ग। तत्सम
उपसर्ग, ठीक है। दूसरे भेद की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा भेद होता है तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, और जिसमें हिंदी के अपने उपसर्ग भी आ गए। और तीसरा अगर आप देखेंगे भेद की बात करते हैं तो तीसरा जो भेद होता है वो होता है विदेशी उपसर्ग। कौन सा भेद होता है? विदेशी उपसर्ग। तो मित्रों यहां मूलतः अगर पूछा जाए कि कितने भेद या स्रोत होते हैं तो हम बताएंगे कि मूलतः 3 भेद या स्रोत होते हैं। कुछ पुस्तकों में 4 भी स्रोत बता रखे हैं। वो जो चौथा है वो इसी में समाहित हो जाता है, तत्सम उपसर्ग में। संस्कृत भाषा से आए हुए उपसर्ग भी इसमें आ जाते हैं और कुछ अव्यय जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं उनको भी हम पहले वाले भेद में समाहित कर सकते हैं। इसलिए मूलतः 3 भेद होते हैं। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है हिंदी भाषा में तत्सम उपसर्गों की संख्या होती है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे उपसर्गों की संख्या कोई इतनी निर्धारित तो नहीं है, लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा से आए हुए जो उपसर्ग है जिनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं उनकी संख्या निर्धारित है। उत्तर दीजिएगा। आप में से अधिकांश मित्र सही उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल 22 उपसर्ग होते हैं, है ना। हम एक एक उपसर्ग को अच्छे से उदाहरणों सहित पढ़ने वाले हैं। अभी केवल प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए छठा प्रश्न हमारे सामने देखिएगा। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? अब आप देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द? अब आप देखना है इसमें, ठीक है। अब आप देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है। बस हम तो यहीं पर हमारा काम हो गया कि इस विकल्प में उपसर्ग नहीं। अकाल में उपसर्ग है, अथल में भी हो सकता है, अनपढ़ में है, कुघड़ी, कुपत्र, कुपुत्र, कुसंग, दुश्चिंता, दुष्कर्म, दुस्साहस, सब में उपसर्ग है। लेकिन किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? भाई यहां 2 में तो उपसर्ग है परा, लेकिन विनायक में वी उपसर्ग नहीं होता है। इसका संधि विच्छेद करें तो विनय धन अक करना होता है, इसलिए इसमें वी उपसर्ग नहीं है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। 8वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? अब आप देखिए उत्तर दीजिएगा आप भी, है ना, क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए देखते हैं आपने जो उत्तर दिया है। ठीक है, कुछ मित्र कह रहे हैं पराश्रित, ठीक है, और कुछ का और ऑप्शन आ रहा है ना। बिल्कुल पराश्रित जो है अगर आप देखेंगे तो पर धन आश्रित होता है, जो दूसरों पर आश्रित है उसको हम कहते हैं पराश्रित। तो इसमें परा उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। बाकी सब में परा उपसर्ग है, ठीक है। पराधनजित, पराजित हो गया, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में नी उपसर्ग है? देखिएगा आप, है ना। चलिए बताइए जल्दी से। नी उपसर्ग वाला जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है। एक जैसे जरूर हमें ये विकल्प दिखते हैं, ठीक है मित्रों। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो है निरूपण, है ना। इसका जब आप विश्लेषण करेंगे तो नी धन रूपण होता है, तो इसी में नी उपसर्ग है, ठीक है। बाकी में आप देखिएगा निरापद में निरुपसर्ग है, ठीक है। निरीह में देख ले निरुपसर्ग है, अगर उपसर्ग की बात करते हैं। निरामिष में देखिएगा निरुपसर्ग है। तो मित्रों नी उपसर्ग वाला पहला ऑप्शन है हमारा कौन सा? निरूपण में नी उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं? दोनों जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप देखिएगा उपसर्ग व प्रत्यय दोनों ही जुड़े हुए हैं और बहुत सरल सा है। आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। मैं आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए इसमें तो बे उपसर्ग है, इसमें बी उपसर्ग है, इसमें हाँ वो पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं। अब आप देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। इसको देखेंगे अ धन क थ न धन ईय, है ना। तो मिलकर क्या बनता है? अकथनीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। बाकी में उपसर्ग हैं
लेकिन प्रत्यय की बात नहीं दिखती है, इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में, अकथनीय में। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। अब आप देखिए, ऐसा शब्द इसमें से ढूंढना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल सरल सा है, दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो सु उपसर्ग है, दूसरा देखेंगे तो अभि उपसर्ग है, ऑप्शन देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो आ उपसर्ग है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसमें तो क्रम धन आगत है ना, क्रम अपने आप में एक शब्द उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हुआ? विकल्प नंबर 4। बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, अगला है अनुर्वर शब्द का उपसर्ग के दृष्टिकोण से सही विश्लेषण है। बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म प्रश्न है ना, और ऐसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न ये सारे आए हुए हैं, ये मान लीजिए, जिनका संकलन कर रहा हूं मैं और आपके सामने प्रस्तुतिकरण भी। अनुर्वर शब्द है तो आप उत्तर दीजिएगा जल्दी से, आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है मित्र, उत्तर दे रहे हैं अनधन उर्वर, बहुत कम संख्या में अनधन उर्वर बता रहे हैं। वास्तव में इस प्रश्न का सही उत्तर है अनधन उर्वर, जबकि अधिकांश मित्र इधर पहुंच जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसका सही उत्तर है अनहलंत धन उर्वर, है ना, यानी अनहलंत वाला जो है उपसर्ग है वो अनुर्वर शब्द में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, अनभिज्ञ, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है। अनभिज्ञ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, केवल आपको उपसर्ग बताना है कि अनभिज्ञ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखेंगे अनभिज्ञ शब्द में उपसर्ग ढूंढिएगा। अनभिज्ञ में बहुत सारे मित्र बता रहे अनुपसर्ग, अच्छा ठीक है। बहुत सारे मित्र बता रहे हैं अउपसर्ग, ठीक है। और बहुत सारे मित्र बता रहे अनहलंत उपसर्ग है। बिल्कुल सही उत्तर जो देखेंगे वो यही है, अनहलंत धन अभिज्ञ होता है, अनहलंत धन अभिज्ञ होता है। ठीक है मित्रों, अभिज्ञ का मतलब अच्छे से जानने वाला और अनभिज्ञ का मतलब जिसको कोई जानकारी नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने आता है। आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का आनंद ले रहे हैं और जुड़े हुए हैं। बस आप देखिए कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम देखने वाले, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। अब देखिए सब में अगर देखें तो अनु ही दिख रहा है ना, और आप उत्तर दीजिएगा जल्दी से। लेकिन सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 1। इनको अलग अलग करके देखना पड़ेगा, है ना। अन हलंत धन उपयोगी, समझ रहे हैं आप, और जब इसको मिलाएंगे तो अनुपयोगी, यानी ऊ जो है न हलंत में चला जाएगा तो अनुपयोगी ही दिखेगा। इन सब में तो अनु उपसर्ग है प्रॉपर, लेकिन अनुपयोगी में दिखता अनु है, लेकिन इसमें उपसर्ग अनु नहीं है। इसलिए जिन्होंने उत्तर सही दिया है धन्यवाद। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ठीक है, केवल 10 प्रश्न और आपके सामने आने वाले हैं और वो सब महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है और वो कह रहा है कि अन उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। अब अलग पूछा गया है अनहलंत, ध्यान देना, दो तरह के उपसर्ग हम पढ़ेंगे, अनहलंत और अन बिना हलंत वाला। ठीक है, तो यहां अनहलंत वाले उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो आप देखेंगे इसमें अन न पूरा है, इसमें भी न पूरा है, लेकिन अनादि तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम अलग से उपसर्ग के दृष्टिकोण से अलग अलग करते हैं कि मूल शब्द क्या है, तो अनहलंत धन आदि और मिलकर बनता है अनादि। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यही है। प्रश्न नंबर देखिए आप, प्रश्न नंबर 16, अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। फिर देखिए अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द की आपको पहचान करनी है। तो आप देखिए अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है। यूं देखें तो सब में अनु है ना, दिख रहा है, लेकिन अनु उपसर्ग नहीं है। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सही उत्तर दिया है कुछ मित्रों ने, है ना, और कह रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन नंबर वो अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। बिल्कुल सही कहा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। अनुधन क्या होता है? उदित, और अनुधन उदित मिलकर क्या बनेगा? अनुदित, है ना। बाकी सब में अनु दिख रहा है लेकिन अनु नहीं है। इन सब में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अनहलंत वाला है। ठीक है, और अनहलंत में उचित जुड़ेगा तो अनुचित बनता है, अनहलंत में उदार जुड़ेगा तो अनुदार बनता है। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर
17 आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आज थोड़ी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है मैंने, क्योंकि कम समय में हम कोशिश करेंगे कि अधिक समय का उपयोग करते हुए और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब आपको ढूंढना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए, लालच, बेशक, लाचार, बनाम। तो आप देखेंगे उत्तर तो आपको देना ही है। दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूं, बेशक, लाचार, बनाम, ये सब तो उपसर्ग हैं, लेकिन लालच में ला उपसर्ग नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हुआ, लालच शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है मित्रों, चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग नहीं है? ठीक है, अव उपसर्ग नहीं है, ढूंढिए। पहला ऑप्शन है अवसर, दूसरा है अवश्य, तीसरा है अवधि और तीसरा है अवनति। अब बताइए किसमें जो है अव उपसर्ग नहीं है? बताएं। अवधन धी होता है, अवधन नति होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अवश्य शब्द है और अवसर शब्द है, तो इसमें अव उपसर्ग किसमें नहीं है? आप देखेंगे किसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में अव उपसर्ग नहीं है। तो आप देखिए यहां आप जो है टिक करेंगे, है ना, अवश्य शब्द में अव उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अधन अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अवधन श नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें अव उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक, ये भी प्रश्न आने का तरीका है कि एक से अधिक उपसर्गों के योग से बनने वाले शब्द। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे शब्द आपको बताऊंगा कि एक से अधिक उपसर्गों से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। फिलहाल आप जो उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सुअवसर। यहां 2 उपसर्ग हैं, एक तो सु उपसर्ग है और एक अव उपसर्ग है, और यहां मूल शब्द के रूप में हम देखेंगे सर, तो 2 उपसर्ग हो गए, 1 और 2। बाकी किसी में भी 2 उपसर्ग नहीं है, एक एक ही उपसर्ग है। बिल्कुल ठीक, आपने इस प्रश्न का भी उत्तर अच्छा दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, अब आप देखिए किस में उपसर्ग नहीं है। अनन्य में भी उपसर्ग है, बिल्कुल, अन्वेषण में भी है, ठीक है, प्राचार्य में भी है, लेकिन अकेला में अ उपसर्ग नहीं है। चलिए आपने भी ठीक उत्तर दे दिया इसका, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बाकी आप देखिए, अनन्य में है ना अन उपसर्ग है, प्राचार्य में प्र उपसर्ग है, अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। चलिए 5 प्रश्नों के साथ और आपसे चर्चा कर रहे हैं, और 21वां प्रश्न, आज की इस प्रश्नोत्तरी का 21वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है, उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ बताने के लिए हुआ है, ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना है। विजय, विनय, है ना, विनाश और वियोग। अब आप देखिए योग और वियोग है ना, अपने आप में अलग अलग है ना, तो आप देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? वियोग, है ना, क्योंकि योग शब्द है, योग का अर्थ होता है जुड़ना, मिलना, और अगर इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग करेंगे वि, तो एक विपरीतार्थक शब्द बनेगा वियोग। इसलिए विपरीत अर्थ में ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है और वो मूल शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला हो, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए अगला प्रश्न नंबर 22 हमारे सामने है। संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? बहुत सरल सा है, अलग करके देखिएगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला सम बिना हलंत वाला, दूसरा सम हलंत, तीसरा सन हलंत और चौथा स। बहुत बढ़िया, बहुत सारे मित्रों ने सही उत्तर दिया है। उत्तर 2 सम हलंत बिल्कुल ठीक है ना। और संधि देखें तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, सम धन कार मिलकर बनता है संस्कार। ठीक है मित्रों, शाबाश। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखेंगे, बिल्कुल उत्तर दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका निर्हलंत। निर्निमेष का मतलब होता है अपलक, यानी जो अपनी पलकों को न झपकाए,
निमेष। ठीक है, तो मित्रों इसमें निर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 24 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। अब थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। देखिए 4 ऑप्शन है, कु, अमात्य, खुश, पर। अब आपको विदेशी उपसर्ग कौन सा ये ढूंढना है। चलिए आपने सही ढूंढा, देखिए नुक्ता भी लगा हुआ यहां पर। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है ना, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ढूंढिएगा, प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा। पहला है अध्ययन, दूसरा है अधोगति, तीसरा है अध्यादेश, चौथा है अध्यक्ष। ठीक है, तो मित्रों देखिएगा, आपसे पूछा है अधि उपसर्ग किसमें नहीं है, तो आप देखें बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ऑप्शन नंबर 2 में अधि उपसर्ग नहीं है। यहां तो अधः उपसर्ग है, धन, गति और विसर्ग संधि होती है और शब्द बनता है अधोगति। बाकी सब में अधि उपसर्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तरी को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज आपने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। हम उपसर्ग पार्ट 2 प्रश्नोत्तरी लेकर फिर 9 बजे कल हाजिर हो रहे हैं। आप सभी मित्र अच्छे से जुड़िएगा, और ये प्रश्नोत्तरी का PDF मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डालने वाला हूं, रोज नियमित रूप से डाल रहा हूं, है ना। और आप मधुरम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सारे ही लिंक दे रखे हैं। आपको जो जो लिंक उसमें से सब्सक्राइब करना है उसको आपको लाइक करना है, जरूर करिएगा। और आप सभी मित्रों को शुभरात्रि कह देता हूं, और फिर कल हम नई ऊर्जा के साथ नए प्रश्नों के साथ मिल रहे हैं। आप भी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, और आप सब जुड़े इसके लिए आभार। जय हिंद।